अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, बुक केमिस्ट्री 10th क्लास, चैप्टर नंबर 8, केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ फिर नेक्स्ट जो हाफ है हमारा सेकंड हाफ, सॉल्वे प्रोसेस। सेकंड हाफ में जैसे हम फर्स्ट हाफ में हमने स्टडी किया था कि फर्टिलाइजर्स जो हैं ये केमिकल्स हैं और इनको हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हम इनको केमिकल इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको हमने डिटेल में स्टडी किया कि आया जो हमने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट आउट किए हैं हम उनकी कैसे रिफाइनिंग करते हैं। जो हमारे प्रीवियस टॉपिक थे हमने उनमें मुकम्मल तौर पर उनकी रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन की हर किस्म की इम्प्योरिटीज़ उनमें से ख़त्म कर दी। जो ही इम्प्योरिटीज़ हमने ख़त्म की तो हमें क्या मिला, हम एक एलिमेंट या जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट करना था वो हमें प्योरीफाइड फॉर्म में मिल गया। जैसे कि कॉपर थी, कॉपर हमें मिली 99.9% प्योर। लेकिन कब, जब हमने इसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे की? इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से। इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से रिफाइनिंग करने के बाद अब हमने जो करना है वो है सॉल्वे प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सॉल्वे प्रोसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। पॉइंट इस लिहाज से है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉल्वे प्रोसेस किस लिए हम यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सोडियम कार्बोनेट कि सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस कि सॉल्वे प्रोसेस किस प्रिंसिपल, किस कानून के तहत चलता है। अगर हम उसके कानून को स्टडी करें तो उसके कानून को स्टडी करने के लिए हम ये यूटिलाइज करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वेज प्रोसेस lies in the low solubility of sodium bicarbonate at low temperature. You can say it at in example 15 डिग्री सेल्सियस कि लो टेम्परेचर पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करते हैं। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूजेस होंगी जस्ट लाइक व्हेन कि जो केमिकल हम यूज़ करेंगे उन केमिकल्स में कि जब व्हेन CO2 is passed through an ammonical liquor, an ammonical liquor solution कि अमोनिया का लिक्विड सोल्यूशन जो हम प्रिपेयर करते हैं हम उसको कलेक्टिवली अमोनिकल लिकर कहते हैं कि ये अमोनिकल लिक्विड है, कि अमोनिया का लिक्विड सोल्यूशन है और हम इसको कलेक्टिवली या बेसिकली अमोनिकल लिकर भी कहते हैं। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ NaCl कि सोडियम क्लोराइड का अमोनिकल सोल्यूशन हमने जो प्रिपेयर किया था उसको हम अमोनिकल ब्राइन बोलेंगे। जैसे आप अपने प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में स्टडी करके आए हैं कि हमने ब्राइन सोल्यूशन से हमने सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट आउट किया था। जब हमने ब्राइन सोल्यूशन से किया था जो ब्राइन सोल्यूशन था वो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का था। इसलिए यहाँ हम जो अमोनिकल सोल्यूशन लेंगे वो सोडियम क्लोराइड का होगा, इसलिए हम उसको कॉल्ड अमोनिकल ब्राइन, क्या हम उसको अमोनिकल ब्राइन कहेंगे कि आया वो क्या है, वो एक अमोनिकल ब्राइन का सोल्यूशन है। ओनली NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स कि जो प्रेसिपिटेशन का
जो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस में क्या होगा, वो क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, छोटे छोटे अपने क्रिस्टल्स बनाएगा। जब उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे तो इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। कि आया ये जो प्रोसेस हम यूटिलाइज कर रहे हैं ये कौन सा है, ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, जो अमोनिकल ब्राइन होगा उससे NH3O3 जो है वो प्रेसिपिटेट करेगा। कैसे, केमिकल रिएक्शन, सोडियम प्लस कार्बोनेट। कि अगर हम इसकी डायरेक्ट सिंथेसिस करें, कि डायरेक्ट सिंथेसिस में क्या होगा कि जो सोडियम होगा और कार्बोनेट होगा वो रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा, और जो ही सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा उसकी फॉर्मिंग के साथ क्या होगा कि जो हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि रॉ मटेरियल कौन से हम इनमें यूटिलाइज करते हैं। रॉ मटेरियल्स में द रॉ मटेरियल्स needed for this process are cheap and easily available। कि जो रॉ मटेरियल्स इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो बड़े ही चीप और इजीली अवेलेबल हैं। कि आया वो बहुत ही सस्ते हैं, उनको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। जब उनको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं और सस्ते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर वो चीप होंगे तो जो प्रोसेस जिसके ज़रूर हम यूरिया मैन्युफैक्चर करेंगे वो भी एक चीप प्रोसेस होगा। कि आया वो भी क्या होगा, एक चीप प्रोसेस होगा। उसी चीप प्रोसेस में जो पहला रॉ मटेरियल हम यूटिलाइज करेंगे सोडियम क्लोराइड और ब्राइन। कि सोडियम क्लोराइड तो हमारी जो कंट्री है उसमें सफिशेंट अमाउंट के साथ अवेलेबल है। जो एक्सेस अमाउंट के साथ अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा चीप भी है। नेक्स्ट लाइमस्टोन CaCO3 CaCO3 कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट होगा अमोनिया गैस। कि सोडियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन के साथ और साथ लाइमस्टोन एंड अमोनिया गैस। कि ये जो सारे रॉ मटेरियल्स हैं ये यूज़ होते हैं किसमें, जब हम जो है सॉल्व प्रोसेस से सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेंगे। कि ये जो सारे प्रोसेस हैं, ये सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये सारे इजीली अवेलेबल है, और इजीली अवेलेबल होने के साथ साथ ये बहुत ही चीप है। चीप का मतलब बहुत सस्ते हैं। इसलिए जो हम यहाँ सॉल्व प्रोसेस कैरी आउट करते हैं वो बहुत ही एक इजीली मेथड है कि हम आसानी से सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट किस लिए यूज़ होगा, वो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र की फॉर्मेशन में या मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जैसे बेसिक रिएक्शंस, कि जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बेसिक रिएक्शंस, कि कौन से हम ऐसे बेसिक रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं जिनके ज़रिया ये बनते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व। कि जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कि सबसे पहले तो हम अमोनिकल ब्राइन जो है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। जो ही हम अमोनिकल ब्राइन फॉर्म कर लेंगे तो फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा वो इजीली कैरी आउट होगा। प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल
ammonical brine is prepared by dissolving ammonia gas in sodium chloride solution ब्राइन। कि जो हमने अमोनिकल लिक्विड तैयार करना है या अमोनिकल सोल्यूशन तैयार करना है, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन जो तैयार होगा वो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग गैस अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। कि जो ही हम अमोनिया गैस जो है उसको सोडियम क्लोराइड का जो हम सोल्यूशन मैन्युफैक्चर करेंगे, एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें हम क्या होती है, सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है। और जो ही सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा रखने से वो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा, और उसमें जब हम अमोनिकल ब्राइन फॉर्म करेंगे तो हम उसी सोल्यूशन में अमोनिया गैस ऐड करेंगे। जो ही हम उस सोल्यूशन में अमोनिया गैस ऐड करेंगे तो वो अमोनिकल ब्राइन फॉर्म करेगा, और अमोनिकल ब्राइन जो सोल्यूशन होगा वो फर्दर रिएक्शंस में यूटिलाइज होगा। फर्दर रिएक्शंस carbonation. Second step is carbonation of अमोनिकल ब्राइन। जब हम इसकी कार्बोनेशन करेंगे, कार्बोनेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। कि जो ही हम जो अमोनिकल ब्राइन हमने फॉर्म किया है उसकी कार्बोनेशन करेंगे, यानी एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें करेंगे। जब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ये फिनोमेना क्या करेगा, ये रिएक्शन क्या होगा, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन is prepared by dissolving अमोनिकल ब्राइन। नेक्स्ट स्टेप इज कि सबसे पहले जो हमने ब्राइन सोल्यूशन फॉर्म किया, ब्राइन सोल्यूशन फॉर्म करने के बाद अमोनिकल ब्राइन is fed into carbonating tower and carbon dioxide, carbonating tower and carbon dioxide is passed through it। कि अमोनिकल ब्राइन की जो कार्बोनेशन करेंगे तो वो कार्बोनेटिंग टावर में होगी, यानी एक जो केमिकल इंडस्ट्रीज में एक टावर क्रिएट किया हुआ होगा उन्होंने, कि वो टावर इसलिए क्रिएट किया होगा ताकि इसमें हम केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करवा सकें, ताकि जो फर्दर केमिकल गैसेस जो एयर में मौजूद है वो उस टावर में एंटर ना हो सके, ताकि वो जो हमने कार्बोनेशन का जो प्रोसेस कैरी आउट करवाना है वो इफेक्टेड ना हो सके। इसीलिए वो एक कार्बोनेटिंग टावर बना है। कार्बोनेटिंग टावर में जब अमोनिकल ब्राइन ऐड करेंगे, अमोनिकल ब्राइन का जो हमने सोल्यूशन बनाया था उसको जब ऐड करेंगे, जो ही हमने अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन ऐड किया तो उस कार्बोनेटिंग टावर में तो कार्बन डाइऑक्साइड उधर से पास आउट किया हो जाएगी। कार्बोनेटिंग टावर में क्या प्रेजेंट होगी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें मज़ीद कोई और केमिकल गैस मौजूद नहीं होगी। जब ये अकेली कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद होगी तो फिर वो जहाँ वो रिएक्शन अकर करेगा वो कार्बोनेशन का रिएक्शन अकर करेगा। रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, कि जो रिएक्शन टेकिंग प्लेस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया प्लस वाटर
NH4 अमोनियम बाइकार्बोनेट, कि अमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट, कि ये जो फार्मूला है ये क्या केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा, अमोनिकल बाइकार्बोनेट एक्वस सोल्यूशन में, कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया और वाटर तो वहाँ मौजूद थे, जब अमोनिया और वाटर वहाँ मौजूद थे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करवाई, जो ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई तो उसने अमोनिकल बाइकार्बोनेट फॉर्म किया, क्योंकि हाइड्रोजन भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। जब ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो वहाँ जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्म होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन कैरी आउट होगा वो अमोनियम बाइकार्बोनेट से ही कैरी आउट होगा। NH4HCO3 प्लस NaCl ब्राइन जो रिएक्शन कैरी आउट करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनिकल क्लोराइड, कि ये जो फॉर्म होगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा और साथ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड। कि ये रिएक्शन कैसे टेक प्लेस हुआ, कि जो ही हमने जो अमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ था कार्बोनेशन के प्रोसेस से, उसी को हमने फर्दर रिएक्शन में टेक आउट करवा के हमने उसमें ब्राइन सोल्यूशन ऐड किया। जो कार्बोनेटिंग टावर था जब उसमें हमने क्या मैन्युफैक्चर किया, कार्बोनेशन का प्रोसेस कैरी आउट करने के बाद जो अमोनिया ऐड की थी उसने अमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म किया। जब अमोनियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ तो उसकी फॉर्मिंग के बाद हमने वहाँ NaCl ब्राइन ऐड किया। जब NaCl ब्राइन ऐड किया तो उसके ऐड करने के बाद जो सोडियम था वो एक्सचेंजिंग ऑफ आइंस हुई। जो ही एक्सचेंजिंग ऑफ आइंस हुई NH4 ने Cl के साथ रिएक्ट कर लिया और Na ने बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लिया। जब सोडियम ने बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो उसने फॉर्म किया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह जो NH4 थी जब उसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो उसने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर दिया। कि ये जो रिएक्शंस थे ये कैरी आउट हो रहे थे और इन्हीं के कैरी आउट होने से जो टेम्परेचर यहाँ मिक्सचर का लोवर्ड किया था वो 15 डिग्री सेल्सियस किया था। कि टेम्परेचर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ताकि प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो सके। प्रेसिपिटेशन फॉर्म कि जो प्रेसिपिटेशन है वो यहाँ अकर कर सके। जब यहाँ प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म होने के साथ जो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन होगा वो उसकी ऑब्टेनिंग को हम क्या किस प्रोसेस में लेंगे कि यहाँ जो प्रेसिपिटेशन हुई है वो सिर्फ टेम्परेचर के लो होने की वजह से हुई है। क्योंकि जो अमोनिकल बाइकार्बोनेट फॉर्म हुए थे तो अमोनिकल बाइकार्बोनेट की फॉर्मिंग के बाद जो ब्राइन सोल्यूशन ऐड किया तो टेम्परेचर लो करेंगे तो प्रेसिपिटेशन का फिनोमेना होगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है उसको जब हम गर्म करते हैं वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो सॉलिड फॉर्म में कभी नहीं रहती। फेजेस ऑफ मैटर का ये रूल है कि जिस चीज़ को ज़्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर या ज़्यादा हीट दी जाए वो वेपर प्रेशर में चेंज हो जाती है, वो सॉलिड में नहीं रहती। जब वो सॉलिड में नहीं रहेगी तो प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होंगे। इसीलिए प्रेसिपिटेशन फॉर्म करने के लिए टेम्परेचर को लोअर किया जाएगा। जो ही टेम्परेचर लो होगा तो टेम्परेचर के लो होने के साथ ही वहाँ प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगी। जो ही प्रेसिपिटेशन फॉर्म होंगे हम कहेंगे जी हमारा जो सॉल्वेंट प्रोसेस का जो प्रिंसिपल था उसका रिएक्शन कैरी आउट हो गया कि हमने फॉर्म ही सोडियम बाइकार्बोनेट करना था, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट हमने फॉर्म कर लिया, लेकिन इसकी फॉर्मेशन के बाद जो रिएक्शंस हैं वो अभी कंप्लीट आउट नहीं हुए क्योंकि इसकी फर्दर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, फिर इसकी कैल्सिनेशन का प्रोसेस होगा कि फर्दर प्रोसेस अभी अकर करेंगे। जो ही फर्दर प्रोसेस अकर करेंगे कि फॉर्मेशन के बाद करते हैं फिल्ट्रेशन। जब भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगी तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस कैरी आउट होगा फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन कि प्रेसिपिटेशन की फिल्ट्रेशन अकर करेगी। जो ही प्रेसिपिटेशन की फिल्ट्रेशन अकर करेगी
द मिल्की सॉल्यूशन from the carbonating tower is filtered to get sodium bicarbonate. It is used as baking सोडा कि इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा कि जो मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म किया है कार्बोनेटिंग टॉवर में, जब हम उसकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे कि जो ही हम जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं उनको फिल्टर आउट करेंगे ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ वहाँ मौजूद ना रहे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो ही हम केमिस्ट्री में करवाते हैं इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और वो इफ़ेक्ट करती हैं प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को, कि जो कंसनट्रेशन हमने प्रोडक्ट की फॉर्म करनी है उसको वो रिएक्ट इफेक्ट करेंगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जो केमिकल्स मौजूद होंगे वो भी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाएंगे, लेकिन हमारा जो डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक का जो कंपाउंड होगा, जो केमिकल होगा, वो फॉर्म नहीं होगा। इसलिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, इज़ इसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए फिल्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। फिर इससे जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें यूज़ होगा मिलेगा वो एज ए बेकिंग सोडा भी यूज़ होगा, कि इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए बेकिंग सोडा। नेक्स्ट जो प्रोसेस कैरी आउट होगा वो है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या, हम इसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद इसमें कैल्शियम ऐड करेंगे, जस्ट लाइक sodium carbonate is heated to get sodium carbonate. सोडियम इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट के, यानी हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास NHSO3 प्रेजेंट है, तो जो NHSO3 है इसको भी हम सोडियम कार्बोनेट ही कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म होगा Na2CO3 + CO2 + H2O, कि हमने हीट करके जो फर्दर हमने हीटिंग की है उससे क्या हुआ है, इसका स्ट्रक्चर लॉस हुआ है। लिहाजा ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो नहीं था मौजूद, ये हमारे पास 2 मोल्स मौजूद थे, और 2 मोल्स की मौजूदगी की वजह से हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ हाइड्रोजन था उस लीव आउट करने के बाद यहाँ वाटर फॉर्म किया, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म की, और साथ सोडियम कार्बोनेट भी फॉर्म किया। कि जो ही हम एक केमिकल की डिकम्पोजिशन करवाते हैं उसको ज़्यादा हीट देने के बाद, जो ही हम उसको ज़्यादा हीट देने के बाद उसकी डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो वो फर्दर एलिमेंट्स में चेंज होगा, वो फर्दर केमिकल्स में चेंज होगा। चेंजिंग होने के बाद अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो वाटर में डिकम्पोज लाजमी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होगी, जो रह जाएगा उसके बाद जो फर्दर कंपाउंड हमने बनाना था ये एज ए हमारे बाय प्रोडक्ट बनेंगे। कि जो कंपाउंड हमने बनाना था वो तो Na2CO3 था, कि सोडियम कार्बोनेट था। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करने के लिए फिर हम क्या कहेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हुआ है वो एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, और बाई प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ जो देन इसके बाद जो रिएक्शन कैरी आउट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड is again used in tower. It is about half of CO2 needed in the process. कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रीफॉर्म हुई है वो दोबारा यूज़ की जाएगी इसी प्रोसेस में, कि यानी जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड पहले यूज़ की थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले यूज़ करने के बाद जो अब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रीफॉर्म हुई है या रीजनरेट हुई है वो दोबारा कार्बोनेशन टावर में यूज़ होगी, कि वो कार्बोनेशन टावर में कार्बोनेशन के प्रोसेस में ही यूज़ होगी,
उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके जो गैस इवॉल्व होगी, इवॉल्व होने के बाद उसको ऊपर जो चैम्बर्स होंगे उनमें स्टोर कर दिया जाएगा। जब वो चैम्बर्स में स्टोर करेंगे तो स्टोरिंग से क्या होगा, नेक्स्ट यही गैस वहाँ यूटिलाइज होगी। जब यही गैस वहाँ यूटिलाइज होगी तो फिर जो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वो तो यहीं यूटिलाइज होगी, यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, कि वो प्रोसेस के अंदर ही एज अ कैटलिस्ट जो हमने यूज़ की थी। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जिसको जब रिएक्शन को तेज़ करने के लिए हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दोबारा रीजनरेट हो जाता है। जब वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दोबारा रीजनरेट होता है तो फिर उसको स्टोर करके दोबारा रिएक्शन कैरी आउट करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ एक मॉलिक्यूल तो नहीं हम कर रहे हैं, या हम एक मोल की सॉल्वेंट प्रोसेस तो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हम हज़ारों मोलों की तादाद में क्या है रिएक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेप है preparation of carbon dioxide and slaked lime। कि preparation of carbon dioxide and slaked lime, how carbon dioxide is prepared by heating limestone in a lime kiln, then it is carried to carbonating tower। कि प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेट लाइम कैसे अकर करता है, ये रिएक्शन कैसे कैरिड आउट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन अ लाइम किल्न, देन इट इज कैरिड आउट टू कार्बोनेटिंग टावर। कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रिपेयर करेंगे जो ही हम हीट करेंगे लाइमस्टोन को। लाइमस्टोन क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब हम इसको हीट करेंगे लाइम किल में, लाइम किल होती है कि इंडस्ट्रीज में उन्होंने भट्टियाँ बनाई होती हैं। किल लोग क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ईंटों का भट्टा है यहाँ, कि यहाँ ईंटें तैयार की जाती हैं। वो एक लंबा सा टावर होता है जिसमें ये रिएक्शन से परफॉर्म होते हैं। इसी तरह जो हीटिंग का प्रोसेस होता है उसके लिए उन्होंने भट्टियाँ बनाई होती हैं इंडस्ट्रीज़ में। इसी तरह लाइम किल्न क्या है, एक चूने की भट्टी है जहाँ हमने कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन करवाने हैं, जहाँ हमने कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शंस करवाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो ही हम इसको हीट करेंगे, ये ट्रायंगल का मतलब है यहाँ हीटिंग का प्रोसेस है कैरी आउट हुआ है। जो ही हम इसको हीट करेंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होगी उसकी ब्रेकडाउन होगी कैल्शियम ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है इसलिए हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। जो ही इसकी कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन होगी हीटिंग करने के बाद, तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फॉर्म होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ फॉर्म होगी उसको भी स्टोर कर लिया जाएगा किसमें, कार्बोनेटिंग टावर में। कि उसको हम लाइन किल से कहाँ रेफ़र करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, कि उसको हम कैरी आउट करवाएंगे कार्बोनेटिंग टावर में। जो ही हम उसको कार्बोनेटिंग टावर में कैरी आउट करवाएंगे, नेक्स्ट क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड formed in lime kiln, and it is carried out to carbonating and reacted with water।
reacted with water, then it is pumped to ammonia recovery tower, कि फिर हम इसको अमोनिया रिकवरी टावर में पंप आउट करेंगे। रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, स्लेक लाइम फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि स्लेक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक लाइम कैसे फॉर्म होगा? जो ही हम कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा उसको हम किल में, जब लाइम किल में ये फॉर्म होगा तो हम इसको स्लेक्ड बनाएंगे विद वाटर, के वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये स्लेक्ड ही फॉर्म में हो जाएगा। इसको फिर पंप आउट करेंगे हम अमोनिया रिकवरी टावर में, कि यहाँ हमने अमोनिया ऐड आउट करनी है। इसीलिए जो स्लेक्ड लाइम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको फर्दर हम कैरी आउट करेंगे टू द अमोनिया रिकवरी टावर। नेक्स्ट पॉइंट इज ammonia recovery tower. Ammonia recovery tower, the reaction is ammonia is recovered in this tower from ammonia chloride solution produced in the carbonated tower and calcium hydroxide form in lime kiln। अमोनिया जो हमने रिकवर कैसे करेंगे, कि यानी जो हम पहले रिएक्शन में यूज़ किया है अमोनिया, कि जब हमने अमोनिया जो प्रीवियस रिएक्शन हमने स्टडी किया कि जब हमने कार्बोनेशन टावर में अमोनिकल ब्राइन में जब अमोनिया गैस ऐड किया कि हमने सोडियम कार्बोनेट फॉर्म किया था, तो उसके साथ जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बना था, कि सोडियम कार्बोनेट तो हमें चाहिए था, हमने उसको सेपरेट आउट कर लिया, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट साथ बने थे उनकी हम जल्द फर्दर रिएक्शंस के बाद क्या करेंगे कि जितने हमने केमिकल्स वहाँ ऐड किए थे उन सारे केमिकल्स को दोबारा एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। जब उन केमिकल्स को दोबारा एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे तो उनको दोबारा एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम उनका फर्दर रिएक्शंस करवाएंगे, और फर्दर रिएक्शंस में जब अमोनिया जो है उसको रिकवर करना है हमने, तो हमारे पास जो सोल्यूशन पहले बना था वो था अमोनियम क्लोराइड का। हम उसी अमोनियम क्लोराइड को दोबारा यूटिलाइज़ करेंगे, और साथ हमारे पास जो स्लेक्ड लाइम का सोल्यूशन बना है कि हम अमोनियम क्लोराइड को और स्लेक्ड लाइम को रिएक्ट करवाएंगे। जब हम अमोनियम क्लोराइड और स्लेक्ड लाइम को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? अमोनिया साथ कैल्शियम क्लोराइड NH4Cl plus calcium hydroxide. The reaction will be 2NH3 plus कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, कि ये रिएक्शंस वहाँ अकर करेंगे कि जो ही हम अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे स्लेक्ड लाइम के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनिया गैस फॉर्म होगी। अमोनिया गैस के साथ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, कैल्शियम क्लोराइड के साथ वाटर भी फॉर्म होगा, कि ये वो रिएक्शन है जिसके ज़रिए हम अमोनिया को दोबारा एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल अमोनिया is recovered in this tower and is reused in the process, कि जो हम अमोनिया यहाँ रिकवर करेंगे ये फर्दर प्रोसेस में रीयूज़ होगी। There are minor losses of ammonia in this process,
which are compensated by using some fresh ammonia, कि जो अमोनिया हम यहाँ रिकवर करेंगे वो फर्दर यूज़ होगी कि नेक्स्ट प्रोसेस में। फिर जो यहाँ थोड़े थोड़े लॉसेस होंगे, जो नुकसान होंगे, यानी जो अमोनिया गैस हमारी ज़ाया होगी उसको हम दोबारा नई गैस से हम दोबारा कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन जो अमोनिया गैस वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, यानी स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में यहाँ लॉस हुई होगी, वरना जो भी बाई प्रोडक्ट बनेगा ये एक चीप और इजी प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ सोडियम कार्बोनेट बहुत जल्दी फॉर्म होगा। जब सोडियम कार्बोनेट बहुत जल्दी फॉर्म होगा तो उसी के रिएक्शन से क्या होगा कि हम फर्दर ये यूटिलाइज़ करेंगे कि जो बाई प्रोडक्ट्स यहाँ फॉर्म हुए हैं उन बाई प्रोडक्ट्स को हम दोबारा एक्सट्रैक्ट आउट कर लें ताकि वो क्या हो, वो रीजनरेट होने के बाद दोबारा यूज़ हो सके। जब वो रीजनरेट होने के बाद दोबारा यूज़ होंगे तो ये क्या होगा, ये इसलिए ईजी और चीप प्रोसेस कहलाएगा। इसकी एक फ्लो डायग्राम को हम एलैबोरेशन के साथ स्टडी करते हैं कि ये एक फ्लो डायग्राम है। फ्लो डायग्राम के जो भी रिएक्शन अभी हमने परफॉर्म किए वो सारे रिएक्शन यहाँ एज ए फ्लो चार्ट हम स्टडी आउट करते हैं। स्टडी आउट करने के बाद हमने क्या किया, हमने अमोनिकल टावर में हमने ब्राइन सोल्यूशन ऐड की। जो ही हमने अमोनिकल टावर में ब्राइन सोल्यूशन ऐड की तो ब्राइन सोल्यूशन ऐड करने के बाद हमने अमोनिकल ब्राइन फॉर्म किया। जो ही हमने अमोनिकल ब्राइन फॉर्म किया, अमोनिकल ब्राइन फॉर्म करने के बाद जो नेक्स्ट हमने कार्बोनेटिंग टावर में उसको ऐड किया। जो ही हमने कार्बोनेटिंग टावर में ऐड किया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पास आउट की, उसके पास आउट करने से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ और साथ में सोडियम अमोनिकल क्लोराइड फॉर्म हुआ। कि सोडियम ने क्या किया है, एक्सचेंज ऑफ एटम। जो ही उसने अपनी आइंस एक्सचेंज की है, एक्सचेंज करने के बाद हमारे पास सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनिकल क्लोराइड फॉर्म हुआ। वो नेक्स्ट अमोनिकल क्लोराइड हमने उसको अमोनिया रिकवरी टावर में ऐड किया। अमोनिया रिकवरी टावर में ऐड करने के बाद जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ यूटिलाइज़ की थी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम किन में जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप किया। जो ही हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप किया तो जो यहाँ हमने सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म किया था, हमने उसकी डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन करने के बाद हमने उसको फिल्टर आउट करने के बाद उसकी कैल्सिनेशन का फिनोमेना करवाया। जो ही कैल्सिनेशन का रिएक्शन करवाया वो सोडियम कार्बोनेट में डीकम्पोज हो गया। जैसे ही वो सोडियम कार्बोनेट में डीकम्पोज हुआ तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हाफ ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जो प्रोड्यूस हुई थी उसको फर्दर हमने कार्बोनेटिंग टावर की तरफ कैरी आउट करवाया कि जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड पूरे रिएक्शन में अकर करेगी या प्रोड्यूस होगी वो सारी कार्बोनेटिंग टावर में ही स्टोर आउट होगी, क्योंकि यहाँ ही हमने दोबारा प्रोसेस जब कैरी आउट करवाना है तो हमने यहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करनी है रिएक्शन में। इसी तरह जो लाइम किल में था हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट आउट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो कार्बोनेटिंग टावर में कैरी आउट करवाई और साथ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ कि जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। कि जो क्विक लाइम हमने फॉर्म किया उसका फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। लाइम किल में ही जो क्विक लाइम फॉर्म हुई थी उसका हमने फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया। जो ही फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। जो ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने अमोनिकल रिकवरी टावर में कैरी आउट किया। अमोनिकल रिकवरी टावर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिकल क्लोराइड से हमने अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस करवानी थी। जो ही हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया अमोनिकल क्लोराइड के साथ अमोनिया रिकवरी टावर में, कि यहाँ हमने अमोनिया को रिकवर करना था कि जितनी अमोनिया गैस हमने वहाँ यूटिलाइज़ की थी उस सबको हमने यहाँ रिकवर आउट करना था। जो ही हमने उसको यहाँ रिकवर आउट करना था तो इसका रिएक्शन हमने स्टीम की मदद से करवाया कि वहाँ वाटर वेपर्स हमने उसको प्रोड्यूस करवाए। जो ही वाटर वेपर्स वहाँ कैरी आउट करवाए, उनको कैरी आउट करवाने के बाद कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और साथ है अमोनिया फॉर्म हुई। उस अमोनिया को हमने अमोनिएटिंग टावर में कैरी आउट करवाया। जो ही हमने अमोनिएटिंग टावर, क्योंकि यहाँ क्या होना था, सारी अमोनिया गैस कलेक्ट होनी थी। जैसे कार्बोनेटिंग टावर में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट होनी थी। इसी तरह अमोनिएटिंग टावर में अमोनिया गैस कैरी आउट होनी थी। वहाँ जो अमोनिया गैस जितनी भी स्टोर होनी थी वो फर्दर ब्राइन सोल्यूशन के लिए स्टोर होनी थी, कि फर्दर जो ब्राइन सोल्यूशन की दोबारा अमोनिया गैस करके उसको दोबारा अमोनिकल ब्राइन में कन्वर्ट करना था, वो अमोनिया गैस रिकवरी से ही होनी थी। साथ हमारे पास जो कैल्शियम क्लोराइड ये एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जो कैल्शियम क्लोराइड और साथ वाटर जो है ये एज ए बाई प्रोडक्ट वहाँ फॉर्म हुआ। ये थी एक फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सॉल्व प्रोसेस जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग की, कि सोडियम कार्बोनेट कैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ये थे सारे स्टेप्स जिसके ज़रिए हम सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सोल्वे प्रोसेस। एडवांटेजेस और सॉल्वेज प्रोसेस के सॉल्वे प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट वन इज इट इज चीप प्रोसेस एज raw materials are available at very low prices, कि ये एक चीप प्रोसेस है और चीप प्रोसेस होने के साथ जो रॉ मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल हैं वो वेरी लो प्राइसेस के साथ अवेलेबल हैं, कि जो भी चीप प्रोसेस है उसके साथ जो रॉ मटेरियल्स हैं ये इजीली अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड and ammonia gas are recovered and reused, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस हमने यहाँ यूज़ की थी उसको दोबारा रिकवर हम कर सकते हैं। प्रोसेस इज़ पोल्यूशन फ्री, because only waste is calcium chloride solution, कि प्रोसेस जो है ये पोल्यूशन फ्री है। पोल्यूशन फ्री होने के साथ साथ क्योंकि ये इसमें क्या है जो वेस्ट है वो सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन ही है। जो एंड में हमने कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाया वो एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। सोडियम कार्बोनेट of very high purity is obtained, कि सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज obtained, कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो हाई प्योरिटी के साथ ऑब्टेन हुआ है, कि वहाँ पोल्यूशन फ्री होने का मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट में कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं हुई। जो भी सोडियम कार्बोनेट हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया है वो 99% प्योर है। नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, consumption of fuel is very less since no solution is to be evaporated, कि जो कंजप्शन है फ्यूल की, कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज वेरी लेस, कि वो बहुत कम है। कम होने की वजह यही है कि वहाँ एवेपोरेट नहीं हो सकता, कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं अकर करता। जब एवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं अकर करता तो जो फ्यूल है वो थोड़ा ही कंज्यूम होगा। जब फ्यूल थोड़ा ही कंज्यूम होगा तो जो प्योरिटी है वो 100% आएगी। नेक्स्ट, पाकिस्तान इज self-sufficient as far as demand of
सोडियम कार्बोनेट कि पाकिस्तान सोडियम कार्बोनेट की जो तादाद जो फॉर्म करता है वो बहुत ज़्यादा है, जितनी उसकी डिमांड है उसकी तक बराबर वो बना सकता है। जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करती हैं वो मेनली इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज खेवड़ा जेलम वो प्रोड्यूस करती हैं सोडियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा सफिशेंट अमाउंट में, कि एक्सेस ऑफ अमाउंट में वो सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करती है। जो ही वो सोडियम कार्बोनेट एक्सेस ऑफ अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, ये जो यूनिट है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1944 में खेवड़ा जहाँ हमारी सॉल्ट माइन भी मौजूद है। और अबुडेंट रॉ मटेरियल जो सोडियम क्लोराइड वो वहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल इसलिए है क्योंकि वहाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइन जो है सोडियम क्लोराइड की नमक की सबसे बड़ी जो दुनिया की कान है वो वहाँ मौजूद है। इसलिए वहाँ जो सोडियम क्लोराइड है वो बहुत ही ज़्यादा मौजूद है एज ए रॉ मटेरियल। उसी की मौजूदगी की वजह से जो सिंध अल्कलीज हैं वो लिमिटेड है नियर कराची इन 1966 कि सिंध अल्कलीज जो है वो भी एक केमिकल इंडस्ट्री है जो 1966 में कराची में मुनक़्क़द हुई। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इंडस्ट्रियल केमिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा इनकी यूटिलाइजेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। ये था हमारा सॉल्वे प्रोसेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया एक फर्टिलाइज़र है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम इंडस्ट्रीज में कैसे कैरी आउट करवाते हैं आज हम वो स्टडी करेंगे। यूरिया इज नाइट्रोजीनियस fertilizer. Urea is a nitrogenous fertilizer. It consists of 46.6% नाइट्रोजन, किसमें 46.6% तो सिर्फ नाइट्रोजन ही मौजूद होती है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन, कंपाउंड कि ये एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर कि ये वाटर में सॉल्युबल है। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ important chemicals, but its major uses in fertilizers कि ये एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है इसका वो फर्टिलाइजर्स में होता है। फर्टिलाइजर्स में इसलिए होता है कि यहाँ जो एक कंपाउंड है ये केमिकल्स में भी यूज़ होते हैं और केमिकल्स के साथ साथ इसका ज़्यादातर यूज़ जो है वो फर्टिलाइजर्स में है। अब हम फर्टिलाइजर्स में यूरिया मैन्युफैक्चर करेंगे कि रॉ मटेरियल जो इसके लिए यूज़ होता है वो अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ में यूज़ होते हैं। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हेबर्स प्रोसेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू बोर्ड से पॉइंट ऑफ व्यू के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक प्रोसेस है। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन from air and 3 volume of hydrogen obtained
bypassing methane and steam over heated निकल कैटलिस्ट। कि जो हैबर प्रोसेस है ये कैसे कैरी आउट करता है कि एक वॉल्यूम जो नाइट्रोजन है वो एयर से हासिल करें और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन जो है वो हमें ऑब्टेन होती है मीथेन से। मीथेन जैसे कि आप प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी करके हैं, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है और इसमें हाइड्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, इसलिए जो हम मीथेन है उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसकी मौजूदगी में? निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में इस पास्ड ओवर over iron catalyst at 450 degree Celsius and 200 atmospheric pressure। कि 200 atmospheric pressure में ये रिएक्शन कैरी आउट होता है। रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 450 डिग्री सेल्सियस 200 atm प्रेशर एंड 2NH3 कि ये अमोनिया फॉर्म हो गया। अमोनिया कैसे? हैबर्स प्रोसेस में जब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन obtained कहाँ से? मीथेन से। जब उसका रिएक्शन करवाया स्टीम के साथ ओवर आयरन कैटलिस्ट के साथ, जब इसको पास आउट करवाया तो पास आउट करवाने के बाद मीथेन जो थी उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुए और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म किया। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया कि यूरिया को मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन हमने करवाना है इज थ्रू CO2 is passed through liquid ammonia under high pressure to form अमोनियम कार्बामेट। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन के साथ हाई प्रेशर में इसको पास आउट करेंगे। जब हाई प्रेशर में पास आउट करेंगे 2NH3 प्लस CO2 हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये फॉर्म करेगा अमोनियम कार्बामेट NaCO NH4। इसको हम NH2 C+O NH4 भी लिख सकते हैं। और ये है हमारे पास अमोनियम कार्बामेट। कि जब NH3 को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया अंडर हाई प्रेशर, रिएक्ट करवाने के बाद वो क्या फॉर्म किया? अमोनियम कार्बामेट फॉर्म किया। नेक्स्ट जो है यूरिया फॉर्मेशन। Urea formation is carried out when ammonium carbamate is evaporated with the help of steam. It डिहाइड्रेट्स टू फॉर्म यूरिया। कि जो ही हम अमोनियम कार्बोनेट को एवेपोरेट करवाएंगे स्टीम के साथ, कि जो ही वो एवेपोरेट होगा वो डिहाइड्रेशन वहाँ अकर करेगी।
डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे कि NH2 C डबल NH4 प्रेजेंट है और यूरिया NH2 COONH2 वाटर जो स्टीम की फॉर्म में एवेपोरेट हो गया। वो कहाँ से एवेपोरेट हुआ कि एक दो हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया H2O एवेपोरेट हो गया और साथ ही यूरिया NH2 C≡O NH2 यूरिया मैन्युफैक्चर हो गया। कि यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग ऐसे अकर हुई कि जब हम जो अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था उसमें से स्टीम को एवेपोरेट करवाया। जो ही स्टीम को वहाँ से एवेपोरेट करवाया तो एवेपोरेट करवाने के बाद यूरिया फॉर्म होगी, क्योंकि वहाँ जो H2O जो था एक्सेस था उसको स्टीम की फॉर्म में हमने एवेपोरेट करवा दिया और डिहाइड्रेशन होगी। यूरिया की डिहाइड्रेशन होती है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया। कि यूरिया की ग्रैनुलेशन यानी उसको ग्रेन्यूल्स में चेंज करना, यानी छोटे छोटे में उसमें जैसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स को चेंज करना। एट दिस एज छोटे छोटे दानों में इसको कन्वर्ट करेंगे। एट दिस स्टेज लिक्विड यूरिया इज एवेपोरेटेड टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स। कि जो लिक्विड यूरिया है उसको हम एवेपोरेट करेंगे ताकि जो ग्रैन्यूल्स हैं वो फॉर्म हो। व्हेन लिक्विड यूरिया इज स्प्रेड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टॉवर under pressure and a hot current of air is introduced from base। क्या होगा when liquid urea is sprayed from top of the tower under pressure a hot current of air इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम बेस। के जो ही हम जो लिक्विड यूरिया है उसको जो ही हम उसके ऊपर स्प्रे करेंगे टावर के ऊपर, जो अंडर प्रेशर होगा तो वहाँ हॉट करंट ऑफ एयर इंट्रोड्यूस करेंगे। इट एवेपोरेट्स टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स। कि ये एवेपोरेट होगा ग्रैन्यूल्स फॉर्म करने के लिए। देन ग्रैन्यूल्स stored and be marketed। कि उनको हम स्टोर करके हम क्या कहेंगे मार्केट में भेज देंगे। मार्केट में कैसे भेजेंगे कि वही ग्रैन्यूल्स क्या होंगे वो यूरिया फॉर्म होगा कि हम छोटे छोटे दाने बना देंगे। आप देखेंगे यूरिया के छोटे छोटे दाने होंगे। ये थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया कि कैसे हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म किया और अमोनियम कार्बोनेट की डिहाइड्रेशन करवाने के बाद हमने यूरिया फॉर्म किया। और यूरिया फॉर्म करने के बाद हम उसको फ्लो डायग्राम के साथ इसकी एक रिव्यू देखते हैं। रिव्यू के लिए जो फ्लो डायग्राम है इसकी जस्ट लाइक दिस, कि हमारे पास अमोनिया लिक्विड फॉर्म में मौजूद था। जो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में मौजूद था उसको हमने रिएक्शन चैम्बर में जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमने उसको एवेपोरेटर में कैरी आउट किया। कि यहाँ क्या होगा, जो अनरिएक्टेड NH3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगी वो यहाँ एवेपोरेटर से दोबारा NH3 यहाँ आ जाएगी। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ऐड की तो अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ। इस चैम्बर में अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ। जो ही इस चैम्बर में अमोनियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, अमोनियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के बाद एवेपोरेटर में क्या हुआ कि वहाँ से हमने डिहाइड्रेशन करवाई, यानी जो वाटर है वो वहाँ से एवेपोरेट हुआ। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में मौजूद थी वो एवेपोरेट हुई। यहाँ से हमने स्टीम एंटर की। स्टीम के साथ क्या होगा, वाटर वेपर्स के साथ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के साथ वाटर जो वेपर्स थे वो इवॉल्व आउट हुए। यूँ ही वो इवॉल्व आउट हुए तो सारा जो यूरिया मैन्युफैक्चर हुआ था
उस यूरिया को क्या किया हमने फर्दर ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया। ग्रैनुलेटर क्या करेगा, उसके ग्रैन्यूल्स बनाएगा, और जो ही उसके ग्रैन्यूल्स फॉर्म होंगे, ग्रैन्यूल्स फॉर्म होने के बाद उसको स्टोरेज में रखा जाएगा और फिर उसको मार्केटेड कर दिया जाएगा, कि स्टोर करने के बाद उसको मार्केट में सेंड आउट कर दिया जाएगा। मार्केट में सेंड आउट करने के बाद जो था कि इसकी अगर हम फॉर्मेशन में कि ऐसे हमने इसको क्या किया, यूरिया फॉर्म किया। यूरिया फॉर्म करने के बाद इम्पोर्टेंस, जो नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर बुक इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया, कि इम्पोर्टेंस क्या है यूरिया की, इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। It is a white crystalline compound। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया इज वाइडली यूज्ड all over the world, for agriculture purposes, as fertilizer, कि ये एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र यूज़ होने के बाद ये मच हायर कंसनट्रेशन होती है, इसमें नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है और इसमें हाईएस्ट कंसनट्रेशन होती है नाइट्रोजन की परसेंटेज 46.6% क्या होता है, नाइट्रोजन वैसे प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम यूरिया की बात करें एज अ फर्टिलाइज़र तो इसमें 90% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल है। इसलिए जो मोर देन हाई नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते, ये क्रॉप्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। क्रॉप्स के लिए यूज़फुल इस लिहाज से होते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट it is non-toxic, non-explosive, therefore can easily be stored, कि ये ना तो हार्मफुल है और ना ही ये कुछ भी है, ना ही ये कंबशन के प्रोसेस में, ना ही ये धमाकावार है। एक्सप्लोसिव होते हैं धमाकावार, कि ये इसको आग नहीं लग सकती, इसको जलाया नहीं जा सकता, ये हवा के साथ रिएक्ट करके धमाका नहीं कर सकता। वो सोडियम मेटल जैसे है वाटर में रिएक्ट करने से क्या होता है, वो एक्सप्लोड कर जाता है, धमाका हो जाता है। इस तरह इसका धमाका नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी सॉल्युबल, इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर, कि ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है। एंड हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, कि ये एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है। हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इसकी पैकिंग जो है बड़े ही अच्छे तरीके से और इस तरीके से की जाती है ताकि ये एयर या मॉइस्चर को हाइग्रोस्कोप ना कर सके, यानी उसको अब्जॉर्ब ना कर सके। हाइग्रोस्कोपी क्या करते हैं, वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह सबसे जो कॉमन एग्जांपल है हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स की, वो ऐसे है कि जैसे कुछ मेडिसिन आपने देखी हो जिनमें उन्होंने कुछ केमिकल्स ऐसे रखे होते हैं कि जो क्या करते हैं, उसमें लिखा होता है कि डू नॉट टू ईट, कि इसको आपने ईट नहीं करना। वो क्या है, वो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होते हैं जो उस बॉटल के मेडिसिन की बॉटल में जो मॉइस्चर मौजूद होगा वो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। जो ही मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाएगा वो केमिकल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि केमिकल्स क्या है मॉइस्चर से इफेक्ट आउट हो सकते हैं, इसलिए उसको मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है। नेक्स्ट ये है कि इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कि इसको हम एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। रॉ मटेरियल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हम मज़ीद बहुत ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। ये एक्सप्लोजिव बनाने के भी काम आता है, यानी फायर वर्क जितने भी धमाका खेज मवाद है उसको बनाने में भी ये काम आ सकता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सिस्टम्स
टू रिड्यूस द NOx पोल्यूटेंट्स इन एग्जॉस्ट गैसेस, कि ये ऑटोमोबाइल सिस्टम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी एयर पोल्यूट ना हो। एयर पोल्यूशन में जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो बहुत यूज़फुल हैं, किसके लिए, कि वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। और एयर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रही है, जो एग्जॉस्ट है गैसेस का, कि जो ऑटोमोबाइल में से गैसेस का एग्जॉस्ट हो रहा है उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स मौजूद हैं, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स मौजूद होने के साथ साथ तो ये क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है NOx पोल्यूटेंट्स, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ या डेरिवेटिव्स जो भी हैं नाइट्रोजन के, उनसे जो पोल्यूशन कॉज हो रही है ये उस पोल्यूशन को कम कर सकता है। ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ यूरिया। अब स्टेटस ऑफ यूरिया हम स्टडी करते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में इसका क्या स्टेटस है। हमारे यहाँ 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान में, जो क्या मैन्युफैक्चर कर रही हैं, फर्टिलाइज़र। इनमें से जो 4 हैं, जो मेजर 4 हैं, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एंग्रो केमिकल्स, फौजी फर्टिलाइज़र बिरकासम एंड दाऊद हरकुलियस कंपनी। फौजी जो फर्टिलाइज़र है ये बिगेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है विद 59% मार्केट शेयर्स, कि सबसे जो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जो ज़्यादा मार्केट आउट करते हैं ये यूरिया, वो फौजी फर्टिलाइजर्स करते हैं। लेकिन एंग्रो जो केमिकल्स है ये भी, इनका भी जो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा इनके शेयर्स हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इनको सब्सिडी ताकि ये मैन्युफैक्चर कर सकें यूरिया को, और यूरिया से हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बेहतर हो सकें। ये था इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया, और ये था प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूरिया मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके चैप्टर का वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम के पेट्रोलियम क्या है और कैसे हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। इस इंडस्ट्री में हम ये स्टडी करेंगे कि पेट्रोल हमें किन ज़राए से मिलता है और हम कैसे पेट्रोल की फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फर्दर प्योरीफिकेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट petroleum is a natural product found under the earth's crust, trapped in rocks। कि पेट्रोलियम जो है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये मिलता है हमें अर्थ क्रस्ट से। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, कि इसको पत्थरों का तेल भी कहा जाता है, कि ये रॉक्स के beneath फाउंड होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ several gases, it is a complex mixture of several gases, liquid and solid hydrocarbons having water, salts and earth particles with it, lighter than water but insoluble। पेट्रोलियम क्या है, इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग वाटर, सॉल्ट्स एंड अर्थ पार्टिकल्स। ये क्या है, ये एक मिक्सचर है किनका, हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन हम स्टडी करके आए हैं जैसे कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये कार्बन और हाइड्रोजन का ही एक डेरिवेटिव है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनता है। ये था पेट्रोलियम की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम हमें
कहाँ से मिलता है। ओरिजिन पेट्रोलियम फाउंड हुआ था हमें डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ये प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन के बाद एक्सट्रैक्ट आउट हुआ था। कि डिकम्पोजिशन कब हुई, कि जब अंडर अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, कि हज़ारों करोड़ों सालों पहले क्या हुआ था, जब जो प्लांट्स थे, जो बॉडीज थी, वो बरीड हो गई थी अर्थ क्रस्ट में, तो फिर क्या हुआ था, उनकी डिकम्पोजिशन से हमें ये जो मटेरियल है, ये जो मिक्सचर है, ये मिल रहा है। मिक्सचर जैसे अभी हमने स्टडी किया कि ये रॉक ऑयल है, कि यदि सारा कैसे मिल रहा है, हमें डिकम्पोजिशन के ज़रिए मिल रहा है। और ये भी बिलीव है कि जो प्लांट और एनिमल्स डाई कर गए थे सीज में, यानी समुद्रों से, हम जैसे आजकल जो हम न्यूज़ में सुनते हैं कि तेल जो है समुद्रों से मिल रहा है, वो समुद्रों में जो जानवर और पौधे मौजूद थे उनकी डिकम्पोजिशन से भी ये निकल रहा है। कि ज़मीन में तो हम कहते हैं कि जैसे अर्थ की क्रस्ट में जो एनिमल्स और प्लांट्स बरीड हो गए थे जी, उनकी डिकम्पोजिशन से मिल रहा है। लेकिन समुद्र में भी तो एक्वाटिक लाइफ पाई जाती थी, कि एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ भी मौजूद थे। जो एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ मौजूद थे, उनकी डिकम्पोजिशन से भी क्या हुआ कि ये एक्सट्रैक्ट आउट होता है। जो बॉडी सैंक कर गई या बरीड हो गई, उन सब की डिकम्पोजिशन अकर हुई। डिकम्पोजिशन कहाँ अकर होती है, जो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। जब इन दी एब्सेंस ऑफ एयर डिकम्पोजिशन होगी तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर वहाँ मौजूद होगा। जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर वहाँ मौजूद होगा तो वो बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स भी वहाँ मौजूद होंगे, कि वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ मौजूद होंगे जो क्या करेंगे, जो डिकम्पोजिशन है कैरी आउट करवाएंगे। जो ही वो डिकम्पोजिशन कैरी आउट करवाएंगे तो उनकी डिकम्पोजिशन से प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। या हम ये तो नहीं कहते कि एक बॉडी है या एक ट्री है, एक ट्री अगर मैक्सिमम या मिनिमम हम कह सकते हैं कि वो 6 फीट का है, 6 फीट का एक दरख्त है, तो उसकी डिकम्पोजिशन के लिए भी तो बहुत ज़्यादा दिन लग सकते हैं, दिन क्या साल भी लग सकता है। इसी तरह जब इतने ज़्यादा एनिमल्स, इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज़ वगैरह सब कुछ जो बरीड हो गए हैं अंडर द अर्थ है, तो उनकी डिकम्पोजिशन के लिए भी जो टाइम रिक्वायर्ड है वो मिलियन ऑफ ईयर्स है उसकी कंप्लीशन के लिए। जब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे उसकी कंप्लीशन के लिए, यानी जो डिकम्पोजिशन हुई उस ऑर्गेनिक मैटर से, जब उस ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोजिशन हुई तो वहाँ पर क्रूड ऑयल फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? क्रूड ऑयल। रॉक्स से मिक्सचर हम इसलिए कहते हैं कि ये रॉक्स ऑयल इसलिए है क्योंकि नीचे जो रॉक्स मौजूद हैं उनकी भी क्या हो रही है, ब्रेकेज हो रही है। जब वो रॉक्स की भी ब्रेकेज होती है उससे भी ये ऑयल क्या है, रॉक्स के अंदर पाया जाता है। जो यहाँ से हमें मिला था वो है क्रूड ऑयल। कि डिकम्पोजिशन के बाद क्या फॉर्म हुआ? क्रूड ऑयल। कि क्रूड ऑयल फॉर्म हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, remains of dead plants and animals were converted into a dark brownish viscous called crude oil। कि जो remains of dead plants, animals were converted into a dark brownish viscous liquid। कि वही जो remains थे, जो ही decomposition का process शुरू हुआ, जो ही उसको completion के लिए सालों साल लगे, जब उसको सालों बाद उसकी completion हुई, यानी जो time period उसको required था, जब वो time period पूरा हुआ, जब उसकी completion हुई, तो completion होने के बाद क्या हुआ कि जो विस्कोस लिक्विड एक प्रेजेंट हुआ, वहाँ एक विस्कोस लिक्विड प्रेजेंट हुआ कि डिकम्पोजिशन के बाद किस में वो कन्वर्ट हुआ, वो एक विस्कोस डार्क ब्राउनिश कलर में हुआ। उसी डार्क ब्राउनिश कलर से क्या किया, वो लेयर्स ऑफ रॉक्स में ट्रैप हो गया। कि जैसे हम कहते हैं ना, लेयर्स ऑफ रॉक्स मौजूद हैं बीनीथ दी अर्थ, क्या है हमारे लेयर्स ऑफ रॉक्स मौजूद हैं। यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे शेल मौजूद है, शेल के नीचे इम्पीरियस
रॉक्स मौजूद हैं। इम्पीरियस रॉक्स के नीचे गैस और पेट्रोलियम मौजूद है। गैस पेट्रोलियम की लेयर के बाद फिर वाटर सिस्टम मौजूद है, जो हमारा वाटर सिस्टम या वाटर चैनल मौजूद है। उसके नीचे फिर इम्पीरियस रॉक्स मौजूद हैं कि रॉक्स की लेयर्स के अंदर क्या है, ये मौजूद होता है, इसलिए इसको रॉक ऑयल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पत्थरों के दरमियान जब डिकम्पोजिशन हुई थी वहाँ क्रूड ऑयल पाया जाता था। लेकिन अगर हम सी लाइफ की बात करें तो सी में क्या है, जो वाटर चैनल सिस्टम के नीचे क्या है, रॉक्स तो मौजूद ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गहराई ख़त्म हो रही है, नीचे ज़मीन नज़र आ रही है और ज़मीन में क्या है, वहाँ से वो क्या उनकी डिकम्पोजिशन हो रही है। जो ही डिकम्पोजिशन होने के साथ साथ वहाँ भी क्रूड ऑयल पैदा हो रहा है। जो क्रूड ऑयल वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस क्रूड ऑयल को भी हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये इम्पीरियस रॉक्स के अंदर ही मौजूद है, इसलिए तो इसको रॉक ऑयल कहा जाता है। फिर बीइंग लाइटर और इनसॉल्युबल, ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। आप पेट्रोल को वाटर में डिज़ोल्व करके देखें, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो उसकी सरफेस पे फ्लोट करेगा। सरफेस पे फ्लोट इसलिए करेगा क्योंकि जो डेंसिटी है वो इफ़ेक्ट होगी। जैसे ही डेंसिटी इफ़ेक्ट होगी तो डेंसिटी के इफ़ेक्ट होने से क्या होगा, वो ऑन दी सरफेस ऑफ दी वाटर फ्लोट करेगा। जब वो सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करेगा तो फिर वो एक ऑयल ट्रैप फॉर्म करेगा। जैसे ही ऑयल ट्रैप फॉर्म होगा तो जो गैसियस प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो पेट्रोलियम में नेचुरल गैस के पाए जाएंगे। कि यानी जो गैसियस प्रोडक्ट्स डिकम्पोजिशन के बाद तो गैस भी निकलती है। जैसे आप कोई भी गार्बेज एरिया देख लें कि जहाँ कूड़े क्रिकेट के ढेर लगे होंगे, वहाँ से आपको एक अजीब स्मेल आउट आएगी। जो आपको एक अजीब स्मेल आएगी वो क्या होगी, वो जो सीवेज या मार्श गैस वहाँ प्रोड्यूस हो रही है, कि जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिंग का प्रोसेस कैरी आउट करवा रहे हैं, वो वहाँ एक गैस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो गैस वहाँ प्रोड्यूस हो रही है तो नीचे जो डिकम्पोजिशन हुई उससे क्या प्रोड्यूस हुई, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस वहाँ से प्रोड्यूस आउट हुई। पेट्रोलियम जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बाय ड्रिलिंग होल करते हैं, कि होल करके हम वहाँ से क्या करते हैं, अर्थ की क्रस्ट में हम होल्स करते हैं। जो ही हम अर्थ की क्रस्ट में होल करते हैं तो जैसे एक वेल नहीं होता, जैसे कुआं कह सकते हैं, वैसे हमें क्या होता है, ऑयल मिलता है। जब भी ड्रिलिंग की जाती है रॉक्स में, सबसे पहले नेचुरल गैस आती है। जो ही नेचुरल गैस जब मिलती है विद ग्रेट प्रेशर के साथ, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा तेज़ होगा क्रूड ऑयल की वजह से, क्योंकि गैस का क्या है, प्रेशर ज़्यादा होता है बनिस्बत लिक्विड के। लिक्विड का प्रेशर कम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, ग्रेट प्रेशर के साथ गैस आएगी। गैस आने के बाद जो फॉर सम टाइम क्रूड ऑयल जो है वो भी आएगा गैस प्रेशर के साथ ही। जब गैस प्रेशर ख़त्म हो जाता है तो फिर क्रूड ऑयल को पंप आउट किया जाता है, यानी हम उसको एक्सटर्नली प्रेशर दे के उसको बाहर निकालते हैं। अब देखेंगे ऑयल रिफाइनरी की जो भी है उसकी मशीनरी जब आप देखें तो वो ऐसे मशीनरी ऐसे होगी कि पोल्स बने हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, नीचे मशीनरी उन्होंने फिट की है और क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, पंप आउट कर रहे हैं वो क्रूड ऑयल को। फिर क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है, क्योंकि ये तो डार्क ब्राउनिश कलर में मिलता है और ये तो विस्कस होता है, काफ़ी थिक होता है। लेकिन पेट्रोल जो है ये तो हमारा पानी से भी लाइटर है, लेकिन इसका कलर भी चेंज है, जबकि क्रूड ऑयल वो काफ़ी थिक और विस्कस लिक्विड है। फिर इसको रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरीज, रिफाइनिंग का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस in which separation of crude oil mixture into various useful products fractions, कि ये एक प्रोसेस है किसका, जिसमें सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल को हम दूसरे मज़ीद मिक्सचर्स में सेपरेट आउट करते हैं। यानी
इसको रिफाइन करते हैं। और ये प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ, क्योंकि हम इसकी क्रूड ऑयल की मुख्तलिफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन करते हैं। तो ये एक ही सिर्फ हमें पेट्रोलियम में नहीं मिलता, इसकी मज़ीद फ्रैक्शंस यूटिलाइज होती हैं। जब मज़ीद फ्रैक्शंस बनती हैं तो फ्रैक्शंस के लिहाज से इसकी आगे डिवीजन्स होती हैं, इसके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं कि अगर हम इसकी क्रूड ऑयल की इतनी रिफाइनिंग करेंगे, इस प्रोसेस के थ्रू अगर हम इसकी इतनी टेम्परेचर तक रिफाइनिंग करेंगे तो इस फ्रैक्शन का हमें पेट्रोल मिलेगा या इस फ्रैक्शन का हमें वो डेरिवेटिव मिलेगा। अगर हम इसकी मज़ीद करें तो फिर दूसरी फ्रैक्शन मिलेगी। जैसे आपने काफ़ी पंप्स पे देखा होगा, जो पेट्रोल पंप्स है उस पर लिखा होता है हाई ऑक्टेन। तो हाई ऑक्टेन का क्या मतलब होता है कि ये कार्बन 8 के साथ है, तो इसकी कार्बन 8 की हद तक हमने इसकी रिफाइनिंग की होगी, यानी इस प्रोसेस की रिफाइनिंग कहाँ तक की होगी, जहाँ तक जाके हमें सिर्फ क्या मिलता है कि हमें हाई ऑक्टेन नंबर मिलेगा। और ये प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। तो जो प्रिंसिपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, वो सेपरेशन डिपेंड करती है इनके बॉइलिंग पॉइंट पे, कि यानी जिस फ्रैक्शन, जैसे कार्बन 4 होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और होगा, अगर कार्बन 5 होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट और होगा, कार्बन 6 का बॉइलिंग पॉइंट और होगा। कि ये डिपेंडेंस करती है इसकी सिर्फ कार्बन की फ्रैक्शंस उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, कि जो भी डिपेंडेंस होगी सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगी। फिर जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वो हाई पॉइंट पे बॉइल आउट होगी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करने के लिए एवरी फ्रैक्शन हैज़ यूनिक बॉइलिंग पॉइंट, कि हर फ्रैक्शन का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो किसी दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फ्रैक्शन नहीं इफ़ेक्ट करेगी। कि जितना हम इसको ज़्यादा हाई करते जाएंगे उतना हाई बॉइलिंग आउट निकलता जाएगा। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू किया जाता है जब तक रेजिड्यू ना रह जाए, कि यानी तब तक जब तक इसकी सिर्फ इम्प्योरिटीज़ ही ना रह जाए। इसको हाई करके हम इसकी फ्रैक्शन ऑब्टेन करते जाते हैं और सेपरेटली करते जाते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको किया है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो इसकी फ्रैक्शन मिलेगी हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर अगर 200 तक फिर ज़्यादा फ्रैक्शन, 300 तक, इस तरह 1000 तक इसकी फ्रैक्शन जाती है जब तक वो नीचे रेजिड्यू ना रह जाए, जब तक नीचे वो रेजिड्यू ना रह जाए। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है पेट्रोलियम की, कि जब हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, जब हम एक फर्नेस यानी एक भट्टी में टेम्परेचर देते हैं 400 डिग्री सेल्सियस, जो ही हम क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं अंडर हाई प्रेशर, तो वेपर्स पास होते हैं थ्रू फ्रैक्शनरी कॉलम के ज़रिए, कि जो नेरी बॉटम, फिर हॉट वेपर्स राइज करते हैं थ्रू कॉलम और ग्रेजुअली कूल डाउन होते हैं। इस वेपर्स को क्या कहते हैं कि ये हाई फ्रैक्शन है 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस। जैसे फर्स्ट लोअर है पार्ट ऑफ द टावर, कि सबसे लोअर पार्ट ऑफ द टावर में ये जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं। फिर वेपर्स ऑफ मीडियम एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन राइज करते हैं, कि वेपर्स राइज करेंगे किस लिहाज से, उसके टेम्परेचर के लिहाज से, कि जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा उस बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से वहाँ से वेपर्स राइज करेंगे। जो ही वेपर्स राइज करेंगे वो अपवर्ड राइज करेंगे, और अपवर्ड की राइजिंग के बाद जो कंडेंस ग्रेजुअली जो रिस्पेक्ट है वो बॉइलिंग पॉइंट पे हमें डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे। जो डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे कि क्रूड ऑयल सेपरेट किए हैं हमने 6 हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस में, कि 6 हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस में हमने इसको किया है। और ईच फ्रैक्शन का क्या होगा कि स्पेसिफिक बॉइलिंग रेंज होगी और कंपोजिशन होगी। कि जैसे अगर हम स्टडी करते हैं कि हमने पेट्रोलियम गैस बनाते हैं, पेट्रोलियम बनाते हैं, गैसोलीन बनाते हैं, कैरोसिन बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, फ्यूल ऑयल बनाते हैं, कि ये सारे क्या होंगे, ये सारे एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। कि ये अपने अपने टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ये बाहर निकलते जाएंगे, और जो जो ये अपने अपने टेम्परेचर पे एवेपोरेट होते जाएंगे इनकी सेपरेशन का प्रोसेस भी कैरी आउट रहेगा, कि हम इनको सेपरेट भी करते रहेंगे। क्रूड ऑयल टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, कि 400 डिग्री सेल्सियस हम इसका टेम्परेचर हाई करते हैं। अगर हम इसकी फर्नेस की डायग्राम की एलैबोरेशन स्टडी करें तो ये डायग्राम
कुछ यूँ है कि ये हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस लिहाज से कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कि जो रेसिड्यूल होगा, जैसे हमने जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ से ऐड किया, जो ही हमने क्रूड ऑयल यहाँ से ऐड किया फर्नेस के अंदर, तो यहाँ हमने 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया। जो ही हमने 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ ही क्या होगा, जो फ्यूल ऑयल होगा वो 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस मेल्ट आउट हो जाता है। जो ही वो मेल्ट आउट होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी फ्यूल ऑयल मिल गया हमें सबसे पहले। जो ही फ्यूल ऑयल मिलेगा, लेकिन अगर ये तो 400 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है कि टेम्परेचर तो हमने एकदम 400 तो नहीं कर दिया, हमने टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ किया। जब थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करेंगे तो जब पहले 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो पेट्रोलियम गैस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बाहर एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगी। कि यानी जो पेट्रोलियम गैस है उसकी जो फ्रैक्शन है वो लो टेम्परेचर पे है, कि उसमें जो कार्बन की रेंज होगी वो थोड़ी होगी, और जो ही कार्बन की रेंज थोड़ी होगी तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, और जो ही लो बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या करेगी, वो वेपोरेट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो ही टेम्परेचर 25 से इंक्रीज़ करेगा 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस, कि टेम्परेचर तो हमारा यहाँ है 400 डिग्री सेल्सियस तक हमने टेम्परेचर है इसको देते रहना है। तो 400 डिग्री सेल्सियस के पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो ही टेम्परेचर 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो पेट्रोलियम ईथर कि जो हमारा पेट्रोल है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस। उसमें कार्बन की रेंज पेट्रोलियम गैस से थोड़ी सी ज़्यादा है, कि उसमें जो फ्रैक्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, कि जो ही टेम्परेचर हाई करेंगे फिर पेट्रोलियम फॉर्म होगा। कि क्रूड ऑयल को जब हम 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस पे बर्न आउट करेंगे तो पेट्रोल फॉर्म होगा। कि ये जो रेंज है 30 से 80 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ हमें पेट्रोल फॉर्म होगा। लेकिन जो ही हम टेम्परेचर हाई करेंगे, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, जो ही टेम्परेचर हाई करेगा जो गैसोलीन होगी उसके वेपर्स बनेंगे। और गैसोलीन कब होगी 80 टू 170 डिग्री सेल्सियस, कि 80 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक वो फॉर्म होगी। जब 80 से 170 डिग्री सेल्सियस तक वो फॉर्म होगी तो जो नेक्स्ट होगा क्रूड ऑयल में हमारे पास है वो होगा 170 टू 250 डिग्री सेल्सियस, कि 170 से 250 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास कैरोसिन ऑयल फॉर्म होगा। कि क्रूड ऑयल में से जब इतना टेम्परेचर आएगा तो पीछे कैरोसिन ऑयल के वेपर से रेस्ट लीव आउट रहेंगे। जब कैरोसिन ऑयल के वेपर से लीव आउट रह जाएंगे तो फिर उनकी वेपोरेशन अकर करेगी। जब उनकी वेपोरेशन अकर करेगी तो इनमें जो कार्बन की रेंज है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट है कि जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो अब पार्टिकल्स की वेपोरेशन भी अपनी अपनी फ्रैक्शन पे होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डीजल ऑयल। डीजल ऑयल 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 250 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक क्या है डीजल ऑयल बर्न आउट होता है। जो ही डीजल ऑयल बर्न आउट होता है फ्यूल ऑयल 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस, कि जो फ्यूल ऑयल है वो 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस के 400 डिग्री सेल्सियस पे आके फ्यूल ऑयल के जो वेपर्स हैं वो एस्केप होंगे। जो ही फ्यूल ऑयल के वेपर्स एस्केप होंगे तो पीछे जो क्रूड ऑयल का वो रेजिड्यू रह जाएगा, क्योंकि वो अबाव देन 400 डिग्री सेल्सियस पे जाके एवेपोरेट होगा। ये है इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस के लिहाज से हम कैसे करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो डिपेंड ही सिर्फ करती हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, कि जब तक वो बॉयल ही नहीं होगा क्रूड ऑयल उसके वेपर्स ही नहीं चेंज होंगे तो वो बाहर एस्केप आउट नहीं होगा। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्रूड ऑयल की सिर्फ होती ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, कि उसमें सिर्फ फ्रैक्शंस ही फॉर्म होती हैं, और ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्रूड ऑयल। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं होते, ये फ्रैक्शंस एक मिक्सचर होती हैं हाइड्रोकार्बन्स का। कि फ्रैक्शंस क्या है, ये एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। फिर ईच फ्रैक्शन की मॉलिक्यूलर कंपोजिशन स्टडी की जाती है, कि जो ही हमने फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट आउट की फिर उसकी स्टडी होती है कि आया इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। फिर उन्हीं मॉलिक्यूल्स की
स्टडी को लेकर आगे हम फॉलोइंग एक फ्रैक्शन टेबल स्टडी करते हैं कि फ्रैक्शनल जो टेबल है उसकी स्टडी के लिए कि फ्रैक्शनल टेबल इज जस्ट लाइक दिस कि फ्रैक्शनल टेबल के सबसे पहले जो हमारे पास पेट्रोलियम गैस जो हुई पेट्रोलियम गैस कार्बन 1 to कार्बन 4 अप टू 25 डिग्री सेल्सियस कि 25 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग रेंज है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इसने बॉयल आउट हो जाना है। तो फिर इसकी यूजेस क्या है एज अ फ्यूल कि ये एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी कि लोअर प्रेशर गैस की फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोअर प्रेशर की फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं तो फिर नेक्स्ट यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक कि हम कार्बन ब्लैक फॉर्म करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ही हम कार्बन ब्लैक फॉर्म करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट नीडेड इन टायर इंडस्ट्री कि टायर हमारे ज़्यादातर कार्बन से मिलकर बनते हैं। जब टायर ज़्यादातर कार्बन से मिलकर बनते हैं तो ये एक ज़रूरी है कार्बन फॉर्म करने के लिए क्योंकि इसमें जो कार्बन की रेंज है वो 1 to 4 है यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक हम कह सकते हैं मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक कार्बन प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने के बाद जो हाइड्रोजन गैस नीडेड टू फॉर्म NH3 कि हाइड्रोजन गैस यहाँ फॉर्म है NH3 बनाने के लिए यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र कि जो NH3 हम यहाँ फॉर्म करेंगे वो फर्टिलाइज़र होगी कि NH3 जो फॉर्म होगी वो एज ए फर्टिलाइज़र भी एक्ट करेगी कि हम जो अमोनिया यहाँ फॉर्म करेंगे वो फर्टिलाइज़र होगी। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो है पेट्रोलियम ईथर में जो कार्बन है 5 to 7 कि कार्बन 5 to 7 इसकी रेंज है। रेंज में क्या कि कार्बन 5 कार्बन 6 एंड कार्बन 7 यूज़ होते हैं। जब कार्बन 5 कार्बन 6 एंड कार्बन 7 यूज़ होंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज हाई होगी। जो ही इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज हाई होगी क्योंकि जो कंपोजिशन ऑफ कार्बन है वो यूज़ होगी। जो ही कंपोजिशन ऑफ कार्बन इंक्रीज़ करेगी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा। इसके यूज एज लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट कि इसको लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं पेट्रोलियम ईथर को। नेक्स्ट एंड फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पसेज कि ड्राई क्लीन करने के लिए भी हम पेट्रोलियम ईथर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है गैसोलीन और पेट्रोल कि गैसोलीन और पेट्रोल कार्बन एजेस कार्बन 7 to कार्बन 10 कि यूजली जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं वो कार्बन 8 यूज़ करते हैं कि हाईली ऑक्टेन जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये हाईली ऑक्टेन होती है कार्बन 8 यूज़ करते हैं। कार्बन 7 to कार्बन 10 जो ही कार्बन इसमें इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा 80 to 170 डिग्री सेल्सियस कि 80 से 170 डिग्री सेल्सियस तक ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही 80 to 170 डिग्री तक इंक्रीज़ करेगा तो यूजेस क्या होंगी यूज्ड एज फ्यूल इन मोटरसाइकिल्स कि यूज्ड इन फ्यूल एज मोटरसाइकिल के मोटरसाइकिल में जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं जो पेट्रोल यूज़ करते हैं वो यही है। मोटर कार्स एंड अदर लाइट व्हीकल्स कि जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें जो पेट्रोलियम यूज़ होता है वही गैसोलीन या पेट्रोल विद कार्बन 7 to कार्बन 10 मौजूद है। इट इज़ मोर वोलाटाइल दैन कैरोसिन ऑयल ये कैरोसिन ऑयल से ज़्यादा वोलाटाइल है यानी ये बहुत 70 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे ये एवेपोरेट हो जाता है। जो ही 80 डिग्री से टेम्परेचर से एवेपोरेट होगा इट इज़ ऑल्सो यूज एज ड्राई क्लीनिंग कि ये ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज कैरोसिन ऑयल कार्बन 10 to 12 कि कार्बन 10 से कार्बन 12 जो ही कार्बन की रेंज बढ़ेगी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। कार्बन की रेंज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा 170 to 250 डिग्री सेल्सियस कि टेम्परेचर उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि कार्बन की इंक्रीजिंग से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। एंड इसकी रेंज जो होगी उसकी यूजेस जो है यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल कि ये जैसे डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ होता है। स्पेशल ग्रेड ऑयल इट इज़ यूज एज जेट फ्यूल कि एयर जेट्स जो हमारे हैं उसमें भी ये कैरोसिन ऑयल यूज़ होता है और कैरोसिन ऑयल डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज डीजल ऑयल
डीजल ऑयल कार्बन 13 टू कार्बन 15, 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ जो कार्बन रेंजेस हैं वो 13 टू 15 मौजूद है, यानी हाई रेट ऑफ कार्बन यहाँ मौजूद होने की वजह से 250 टू 350 डिग्री सेल्सियस तक। और ये फ्यूल फॉर बसेस, ट्रक्स, रेलवे इंजन्स, ट्यूबवेल इंजन्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स। कि डीजल जो है वो क्या है, जो डीजल कॉमनली बसेस में डाला जाता है वो इसलिए क्योंकि इसकी बॉइलिंग रेंज हाई है और इसमें कार्बन हाई होती है, ये ज़्यादा विस्कस है और ज़्यादा विस्कस होने के लिए इसलिए ये हैवी ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट है लास्ट फ्रैक्शन इज फ्यूल ऑयल, कि जो फ्यूल ऑयल है ये कार्बन 15 टू कार्बन 18 प्रेजेंट होता है, कि जो लास्ट कार्बन रेंज है वो 18 मौजूद है और इसका टेम्परेचर भी लास्ट दी हाईएस्ट टेम्परेचर जितना हमने क्रूड ऑयल को टेम्परेचर दिया था 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस। और ये यूज़ होता है शिप्स में और इंडस्ट्रीज में टू हीट बॉयलर्स एंड फर्नेस, के बॉयलर्स और फर्नेस को हीट करने के लिए ये जो ऑयल है ये यूज़ होता है। ये थे फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, कि कार्बन की रेंजेस के साथ हमने जो इनकी कंपोजिशन एज वेल एज बॉइलिंग रेंजेस एंड यूजेस स्टडी कर ली है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेसिडुअल ऑयल। रेसिडुअल ऑयल which does not vaporize under these conditions is collected and heated over 400 degree Celsius for further fractional डिस्टिलेशन। कि फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए क्या है कि ये वेपोराइज नहीं करता। जब ये वेपोराइज ही नहीं करता 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो वेपोराइजेशन से क्या होगा कि जब वेपोराइजेशन कब एक्ट करेगी, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस पर एक्ट ही नहीं करेगी कि 400 डिग्री सेल्सियस तो हमने क्रूड ऑयल को टेम्परेचर देना है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दे सकते अभी हम। जब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दे सकते तो फिर 4 फ्रैक्शंस फॉर्म करेंगे, 4 फ्रैक्शंस ऑफ रेजिडुअल ऑयल, कि 4 फ्रैक्शंस ऑफ रेजिडुअल ऑयल फॉर्म करेंगे। कि 4 फ्रैक्शंस ऑफ रेजिडुअल ऑयल आर lubricants, paraffin, wax, asphalt, पेट्रोलियम, कोक। कि जो हम लुब्रिकेंट्स बनाएंगे उसमें लुब्रिकेंट्स कौन से होंगे, पैराफिन, वैक्स, एसफॉल्ट, पेट्रोलियम, कोक। कि ये जो होंगे ये फॉर्म किए जाएंगे, कि ये जो 4 फ्रैक्शंस हैं इन फ्रैक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा, कि ये फ्रैक्शंस 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी जाके वेपोराइज नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें कार्बन की जो रेंज होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। जो ही कार्बन की रेंज बहुत ज़्यादा हाई होगी तो हाई रेंज की वजह से क्या होगा, वो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट आउट हो जाएगी। ये थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि हम पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में कैसे क्रूड ऑयल जो हमें बीनीथ द अर्थ मिलता है उस अर्थ को हम एक्सट्रैक्ट आउट करके बॉइलिंग पॉइंट को हाई करते हैं। जो ही बॉइलिंग पॉइंट को हाई करते हैं तो वो फ्रैक्शंस क्या होती हैं, वो चेंज आउट करती हैं। ये सारा क्या है, ये सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो आज हमने इस चैप्टर में स्टडी की। अब एक हम फ्लो डायग्राम को स्टडी करते हैं। इन चैप्टर में क्या हमने स्टडी क्या किया है उसको एक रिव्यू लेने के लिए कंसेप्चुअल डायग्राम। कंसेप्चुअल डायग्राम में सबसे पहले बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने स्टडी किया, और जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने स्टडी किया वो ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू, फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू, कि इन तीनों के थ्रू हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर फाइंड आउट किया। जो ही हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर फाइंड आउट किया तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की हमने बाय 3 मेथड्स के रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसिमराइजेशन। रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसिमराइजेशन
नेक्स्ट रिफाइनिंग ऑफ मेटल की, कि ये तीनों प्रोसेस करने के बाद जो ही हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो मेटल एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसकी रिफाइनिंग की, और रिफाइनिंग के लिए हमने इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज़ किया, कि जो ही रिफाइनिंग के लिए हमने इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज़ किया तो एनोड इम्प्योर मेटल, कैथोड प्योर मेटल ये यूज़ किए। यहाँ तक जो हमारे हमने टॉपिक स्टडी किए उनमें थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर हो गए। नेक्स्ट जो है हमारा सॉल्वे प्रोसेस, कि नेक्स्ट हमने सॉल्वे प्रोसेस स्टडी आउट किया। सॉल्वे प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स सोडियम क्लोराइड यूज़ किया, लाइमस्टोन एंड अमोनिया गैस, कि लाइमस्टोन और अमोनिया गैस स्टडी किया। इनके हमने बेसिक रिएक्शंस कैरी आउट करवाए। जो रिएक्शंस इनके करवाए वो थे प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, कि अमोनिकल ब्राइन हमने प्रिपेयर किया, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, कि हमने अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन करवाई। कार्बोनेशन करवाने का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड करवाई। फिर सेपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कि सोडियम बाइकार्बोनेट सेपरेट किया। प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेपरेशन। रिकवरी ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया हमने रिकवर की। नेक्स्ट इससे जो एडवांटेजेस हमें मिले, ये चीप रॉ मटेरियल्स, पोल्यूशन फ्री प्रोड्यूसेस, प्योर प्रोडक्ट, लो कंजप्शन ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल भी इसमें बहुत थोड़ा कंजप्ट हुआ। नेक्स्ट जो हमने इसमें स्टडी किया वो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, कि सॉल्वे प्रोसेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में रॉ मटेरियल्स जो हमने यूज़ किए अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से हमने क्या फॉर्म किए, हमने यूरिया फॉर्म किया। कब, जैसे रिएक्शंस हमने स्टडी किया, यानी यह प्रोसेस जो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया उसको कैरी आउट करवाने के लिए रिएक्शंस ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो ही हमने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया तो यूरिया फॉर्मेशन हुई, कि यूरिया फॉर्म हुआ विद फार्मूला NH2CO NH2, कि यूरिया फॉर्म किया। नेक्स्ट भी था ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया, कि यूरिया के ग्रैनुलेट्स बने। उसके बाद जो उसकी यूजेस थी 90% यूज एज फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल फॉर एक्सप्लोसिव्स, कि ये रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है। जो लास्ट इंडस्ट्री हमने इस चैप्टर में स्टडी आउट की वो था ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, कि हमने पेट्रोलियम कैसे ओरिजिनेट करते हैं। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, के डेड एनिमल और प्लांट से उनकी डीकम्पोजिशन से क्रूड ऑयल फॉर्म होता है। क्रूड ऑयल को हमने रिफाइनिंग बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप टू 400 डिग्री सेल्सियस, कि क्रूड ऑयल की जब हमने 400 डिग्री सेल्सियस तक रिफाइनिंग की तो रिफाइनिंग करने के बाद हमें 6 फ्रैक्शंस मिली। 6 फ्रैक्शंस में सबसे पहले पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल, और सबसे लास्ट में रेजिडुअल ऑयल। रेजिडुअल ऑयल से हमने जो था वो 400 डिग्री सेल्सियस पे भी एवेपोरेट नहीं हुआ। यूँ ही वो 400 डिग्री सेल्सियस पे भी एवेपोरेट नहीं हुआ तो अबव 400 डिग्री सेल्सियस में उसने 4 फ्रैक्शंस ऑफ रेजिडुअल ऑयल फॉर्म किए। जो ही 4 फ्रैक्शंस ऑफ रेजिडुअल ऑयल फॉर्म किए उसमें लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एस्फॉल्ट एंड पेट्रोलियम कोक, कि ये क्या था, ये रेजिडुअल का था। ये थी फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने 4 इंडस्ट्रीज स्टडी की है, कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हमने स्टडी की है, सॉल्वे प्रोसेस स्टडी किया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया स्टडी किया एंड ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम स्टडी किया। ये था क्लास आपका लास्ट चैप्टर ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।